अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। ये लेक्चर क्लास 10th की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 18 पर है और चैप्टर का नाम है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। और जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड सेकंड टॉपिक इज़ बैकग्राउंड रेडिएशंस। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें। So let's start the lecture. नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये एक साइंटिस्ट थे हेनरी बैकरल। इन्होंने 1896 में एक्सीडेंटली रेडियो एक्टिविटी दरियाफ्त कर ली थी। एक्सीडेंटली ऐसे कि इनके पास एक यूरेनियम साल्ट पड़ा हुआ था और वहाँ पे कोई बाई प्लान इन्होंने नहीं रखी थी। उसके करीब एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी हुई थी और जो इन्होंने बाई प्लान नहीं रखी थी। तो इन्होंने ये देखा कि उस फोटोग्राफिक प्लेट पे यूरेनियम साल्ट जिस शेप का था उस तरह का इमेज आ गया। तो इससे इन्होंने ये नतीजा निकाला कि यूरेनियम साल्ट से कुछ ऐसी रेडिएशंस निकलती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट पे इम्पैक्ट डालती हैं और उसे धुंधला कर देती हैं। फिर इन्होंने इस पे मज़ीद रिसर्च की तो पता चला कि ये रेडिएशंस जो यूरेनियम साल्ट से निकल रही हैं ये गैसेस को भी आयोनाइज करने की सलाहियत रखती हैं। तो इसके बारे में इन्होंने ये एक कॉन्सेप्ट दिया कि ये जो रेडिएशंस इसमें से एमिट हो रही हैं ये अनस्टेबल न्यूक्लियाइड की वजह से होती है जो कि ब्रेक डाउन होते रहते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड की वजह से ये रेडिएशंस एमिट होती हैं। इस पे फिर कुछ काम ये हस्बैंड वाइफ थे मैरी क्यूरी एंड पेरे क्यूरी, इन्होंने वर्क किया और इन्होंने दो और ऐसे एलिमेंट्स इन्होंने फाइंड आउट किए जो कि रेडियो एक्टिव थे। इनका नाम है रेडियम एंड पोलोनियम और इन्होंने इसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया। तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हर किस्म के एटम्स में नहीं होती। कुछ होते हैं जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं और रेडिएशंस एमिट करते हैं। तो ऐसे एलिमेंट जिनके एटम के साइज़ बड़ा होता है, बहुत बड़ा, यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो, एटॉमिक नंबर Z इज़ ग्रेटर देन 82, तो ऐसे जो एलिमेंट हैं ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या बन सकती है। क्योंकि ये ब्रेक डाउन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड की वजह से होता है तो हम कह सकते हैं कि अनस्टेबल न्यूक्लियाइड के ब्रेक डाउन की वजह से रेडिएशन के स्पॉन्टेनियस एमिशन को नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। स्पॉन्टेनियस इसलिए कि ये हर वक्त ब्रेक डाउन होता रहता है और हर वक्त ये रेडिएशन इसमें से निकलती रहती हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जो ये रेडिएशन एमिट करते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द ब्रेकडाउन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाइड इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी एंड द एलिमेंट्स विच एमिट सच रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ कन्फ्यूजन होती है कि न्यूक्लियाइड से क्या मुराद है। न्यूक्लियाइड असल में एक ऐसा सैंपल होता है कि जिसमें एटम्स बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ना सिर्फ ये कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बल्कि उनका एटॉमिक मास भी सेम होता है, यानी सेम आइसोटोप्स होते हैं। यानी कि ऐसे एटम्स, उस सैंपल में ऐसे एटम्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद सिमिलर होती है, एक ही जैसे आइसोटोप्स होते हैं। तो ऐसे सैंपल को न्यूक्लियाइड कहा जाता है। अब हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। ये इसी साइंटिस्ट के नेम पे हैं, नेम हेनरी बैकरल। तो यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी बैकरल्स, बैकरल्स में इसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैकग्राउंड रेडिएशन। बैकग्राउंड रेडिएशन से मुराद ये है कि ऐसी रेडिएशन जो हमारे एटमॉस्फेयर में या
ज़मीन में, सॉइल में, सैंड में, वाटर में, स्टोन्स में, हर जगह मौजूद होती है और ये इतनी माइनर होती है कि ये इंसानी सेहत को या जो है किसी और एनिमल या प्लांट के लाइफ के ऊपर असरअंदाज नहीं होती। ये बहुत माइनर होती है। अगर हम कहीं भी एटमॉस्फेयर में से मेजर करें तो बहुत माइनर रेडिएशन हमें मिलती है। तो ये बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाती है। तो ये कहाँ से आती है, कैसे होती है कि ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं मौजूद तो ज़मीन पर ही हैं, जहाँ ये ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं वहाँ रेडिएशन ज़्यादा होती हैं, वहाँ तो ये ख़तरनाक हो सकती हैं। लेकिन बहुत माइनर क्वांटिटी इसकी हमारे एटमॉस्फेयर में और ज़मीन में हर जगह बहुत ही माइनर क्वांटिटी मौजूद होती है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन बनती है। तो ये कहाँ कहाँ होती है? सॉइल और सैंड में, और ये हमारे एटमॉस्फेयर में रेडॉन गैस की शक्ल में भी मौजूद होती है। रेडॉन गैस आती कहाँ से है? इसके लिए देखते हैं हम। ये रेडियम एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 88 है। ये जब डिके प्रोसेस से गुजरता है रेडियम, तो ये रेडॉन गैस एमिट करता है। डिके प्रोसेस क्या होता है? इसका न्यूक्लियस डिके होता है, जैसा कि अभी हमने नेचुरल रेडियो एक्टिविटी में पढ़ा था कि ये स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट करता है और इसका न्यूक्लियर ब्रेकडाउन होता है। तो इसके न्यूक्लियस में से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी एक हीलियम का न्यूक्लियस निकल जाता है, जिसे हम अल्फा पार्टिकल भी कहते हैं। तो 2 प्रोटॉन माइनस हुए और 2 न्यूट्रॉन माइनस हुए, तो मास में 4 का डिफरेंस आया। अगर 226 में से 4 माइनस करें हम, तो यहाँ पे 222 बचा और एटॉमिक नंबर भी 86 हो गया 88 से। तो ये रेडियम रेडॉन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये रेडॉन, ये भी अनस्टेबल, ये रिलेटिवली रेडियम के तो स्टेबल है, लेकिन ये भी अनस्टेबल होती है। लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये स्टेबल है थोड़ी सी। तो ये एयर में आ जाती है, तो ये भी फिर आगे डीके प्रोसेस से गुजरती है और रेडिएशन एमिट करती है। तो इस तरह से ये रेडॉन गैस भी एक पार्ट प्ले करती है, एक रोल प्ले करती है अपना हमारे बैकग्राउंड रेडिएशन के अंदर। नेक्स्ट है कॉस्मिक रेडिएशंस। कॉस्मिक रेडिएशन ये स्पेस से आती है। स्पेस यानी कि स्टार्स वगैरह पे न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से रेडिएशन जो है ये एमिट होती हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं। और एटमॉस्फेयर में हमारे जो एंटर होती हैं ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती हैं: इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स, म्यूॉन्स। बस ये अभी एक नाम की हद तक ये आप लोगों के लिए है, ये काफ़ी डीप हो जाएगा इसकी डिटेल बताने में। ये भी पार्टिकल्स होते हैं। और एक्सरेज, इन शक्लों में हमारे पास रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशंस हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं। फोर्थ है वो है फॉल आउट। फॉल आउट की शक्ल में भी हमारे पास बैकग्राउंड रेडिएशन होती है। फॉल आउट कैसे होता है? जो हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उससे भी जो हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स बनती हैं, फ्रेगमेंट्स बनते हैं, वो भी रेडियो एक्टिव होते हैं, वो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन होते रहते हैं। तो इसका भी एक माइनर सा पार्ट होता है। तो ये भी बैकग्राउंड रेडिएशन जनरेट कर रहे होते हैं। तो ये 4 तरीके हैं, ये 4 चीज़ें हैं जिनकी वजह से बैकग्राउंड रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। अब हम इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। सॉइल एंड स्टोन सबसे ज़्यादा बैकग्राउंड रेडिएशन की। अच्छा, बैकग्राउंड रेडिएशन यहाँ पे जो हम मेजर कर रहे हैं ये सिर्फ अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशन है। इसमें एक्सरेज और दूसरी रेडिएशंस नहीं है, सिर्फ अल्फ़ा, बीटा और गैमा की शक्ल में जो बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद है ये वो हम देख रहे हैं। तो सॉइल एंड स्टोन में 57%, रेडॉन गैस जो हमारे एटमॉस्फेयर में बैकग्राउंड रेडिएशन क्रिएट करती हैं वो 20%, और उसके बाद कॉस्मिक रेज हैं जो स्पेस से आ रही हैं उसकी वजह से बनती हैं फिर वो 21%, और फॉल आउट 2%। तो आज का लेक्चर फिनिश हो गया। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स मिलते रहें।
हमारे YouTube चैनल का नाम है कॉन्सेप्टो। थैंक यू।